So hey everyone, welcome back to my channel Neat Tips and Tricks. I am Ankita Sarkar, first year MBBS student of Lady Hardinge Medical College, न्यू दिल्ली. सो आज का इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ है शोरोदीप दास, नॉट ओनली ऑफ Tripura's topper but also of Northeast topper with 701 out of 720 in NEET 2021 with AIR 125. He is currently studying in Bardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. So आज वो अपने प्रिपरेशन जर्नी के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे. अपने प्रिपरेशन जर्नी में उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे उन्होंने अपने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रखी है एंड हाउ ही इज़ इंजॉइंग हिज कॉलेज लाइफ. ही इज़ गोइंग टू डिस्क्राइब एवरीथिंग. सो और ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करती, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं. सो इट्स गोइंग टू प्ले. हेलो गाइस, माई सेल्फ शोरोदीप दास. मैं इस बार नीट 2021 के एग्ज़ाम में 125 रैंक हासिल किया हूँ. मैं अभी वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरा स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ और अगले 5.5 साल के लिए MBBS स्टडी तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा. तो अभी मतलब कॉलेज लाइफ तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया है. ये तो कॉलेज में आने के बाद ही पता चलता है. तो खैर ये तो छोड़िए, नीट के बाद की कहानी है. अभी हम आते हैं कि नीट के पहले हमें क्या करना चाहिए, नीट के पहले हम कैसे प्रिपेयर करें कि हम इस जगह पर आ सकते हैं, अपने कॉलेज लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत ही अच्छे रैंक के साथ, बहुत ही एक अच्छे कॉलेज में. चलिए इस बारे में बात करते हैं. पहले ये है कि नीट के जो हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज होते हैं जिसको हमें मानना ही चाहिए ताकि हमारा कुछ अच्छा रैंक आ सके, हम कोई किसी अच्छे कॉलेज में जा सके. जैसे कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए हम कितना कितना टाइम डिनोट करें, हम कितना टाइम दें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को. अच्छा, पहली बात तो ये होता है कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को हर दिन इक्वली पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा कुछ होता नहीं एक्चुअली. मतलब अब ऐसा होता है कि आप किसी भी टॉपिक को पकड़ लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का किसी भी टॉपिक का पकड़ लीजिए, फिर उसको आप बहुत ही अच्छे से करिए. जब तक वो टॉपिक ख़त्म ना हो जाए, आपका रिवीजन या आपका पहला भी स्टडी हो, जो भी हो, ख़त्म ना हो जाए, तब तक उस पर अटे रहिए, मतलब उसको ही पढ़िए. एक बार उसको ख़त्म होने दीजिए, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए. ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी टॉपिक को स्टार्ट किए, उसको आधा अधूरा करके किसी नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप किसी टॉपिक को पकड़े हैं, किसी को पढ़ रहे हैं, तो उसको ही पढ़ें, उसको ख़त्म करें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाए. जैसे कि आप समझ लिए आप रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रेसिस्टेंस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कर लिए, बस ख़त्म है. नहीं, ऐसा नहीं होता. रेसिस्टेंस में बहुत कुछ है, जैसे कि R=ρL/A, वो भी है रेसिस्टेंस में. रेसिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस भी है और उसका कार्ब्स भी है. सब कुछ करना चाहिए, ठीक है. कुछ टॉपिक्स आप अगर छोड़ देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप नीट में वही आने वाला है, वही क्वेश्चन आने वाले हैं और वही आपको तकलीफ देगा नीट के एग्जाम के टाइम. हर दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. नहीं, मतलब आप किसी भी टॉपिक केस पढ़िए, आप किसी भी टॉपिक को लीजिए, उसका ख़त्म कीजिए, वही अच्छा स्ट्रेटेजी है बस. अच्छा, दूसरा है कॉन्टिन्यूटी. मतलब इस टाइम में मतलब 2 साल का टाइम है, उसमें आपको बहुत ही कॉन्टिन्यूअस रहना चाहिए. मतलब पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक दिन पढ़ लिया, बस बहुत पढ़ लिया, फिर 2 दिन, नेक्स्ट 2 दिन नहीं पढ़ा. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब आपको हर दिन पढ़ना चाहिए. आप कम पढ़िए, आप डेली 5 to 6 आवर्स पढ़िए, लेकिन हर दिन होना चाहिए उतना स्टडी. ऐसा नहीं कि मतलब बीच में छोड़ दिए, बीच में डिप्रेस्ड हो गए, बीच में और किसी चक्कर में पड़ गए. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना होगा इस 2 साल, अगर आपको नीट अच्छे से क्वालिफाई करना है तो. अच्छा, फिर ये हो गया टाइम मैनेजमेंट आपका. अच्छा, फिर ये है कि बहुतों का ऐसा होता है कि मतलब किसी का कोई एक टॉपिक स्ट्रांग होता है, कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है. तो उसके बेसिस पे उसको मतलब टाइम डिनोट करना होता है. जैसे कि समझ लीजिए किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, किसी का, बहुतों का ऐसा होता है कि फिजिक्स वीक है. तो जिसका वीक है उसको ऑब्वियसली फिजिक्स में टाइम ज़्यादा देना होगा, और बाकी सब्जेक्ट्स को उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होगा. और जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है उसको फिजिक्स थोड़ा कम टाइम दे दो, बाकी को दे दो, बायो को दे दो, केमिस्ट्री को दे दो. और जैसे कि हमको पता है कि बायो का मतलब थोड़ा परसेंटेज बहुत ज़्यादा है,
तो उसको टाइम तो देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं, कि 360 के लिए हम सिर्फ बायो ही पढ़ते जा रहे हैं और कुछ फिजिक्स नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो से आ जाएगा नीट, नहीं। बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली होना चाहिए। अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आपका वीक हो जाए ना, तो मतलब बहुत ही पोजीशन होता है, मतलब वीक नहीं होना चाहिए कोई भी, इक्वली कीजिए हमेशा। जो आपका वीक पॉइंट है उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए और मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए। फिर मैं अगर बात करूँ कि एंड टाइम में आपका क्या होता है, रिवीजन। वो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट, ये दो एंड टाइम का मतलब की पॉइंट्स है, आपको करना ही होगा। रिवीजन के अलावा कुछ नहीं होगा, टेस्ट के अलावा भी कुछ नहीं होगा। रिवीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप 2 साल में आप जो पढ़े हैं, आप जो भी टॉपिक पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो आप भूल जाएंगे ऑब्वियसली। भूल तो आप जाएंगे कि हम भी भूल गए थे, सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने से हमारा दिमाग उतना स्ट्रांग होता नहीं कि हम सब कुछ याद रखे बैठे, नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम भूल जाते हैं। तो उसको मतलब रीमेमोराइज करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको रिवीजन करना होता है। आप कम से कम तो आपको 4 बार, हर एक टॉपिक का 4 बार रिवीजन होना चाहिए, हर एक टॉपिक का 4 बार रिवीजन होना चाहिए कम से कम। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि कैसे करें हम, बायो इतना बड़ा है, केमिस्ट्री भी बहुत बड़ा है, फिजिक्स तो बहुत ही बड़ा है, तब कैसे करें इतने बड़े बड़े टॉपिक का हम रिवीजन कैसे करें, और वो भी 4 बार, 4 से ज़्यादा बार कैसे करें। तो इसका एक आसान सा मेथड है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपका खुद का नोट्स बनाइए। जैसे कि फिजिक्स के लिए तो आपको बनाना ही चाहिए, फिजिक्स का आपको छोड़ना ही नहीं है कोई भी नोट्स। जैसे कि आप हर एक चैप्टर का आपको जितना भी वो लेस इंपॉर्टेंट लगे, नहीं, हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आप खुद से कीजिए। सिर्फ वो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स कुछ फॉर्मूला लिख ले, नहीं, हर एक फॉर्मूला होना चाहिए और हर एक थ्योरी जो एनसीईआरटी बुक में इंक्लूडेड है, वो हर एक चीज़ शॉर्ट नोट्स पे होना चाहिए। ये मैंने बता दिया फिजिक्स का। फिर उसको आप रिवाइज कीजिए, उसके ऊपर सवाल कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, उससे फिजिक्स स्ट्रांग होगा। फिर मैं आ रहा हूँ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होता है, हमको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में वो ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है, लेकिन उसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ फॉर्मूला रट लिए, फिर उसका कुछ क्वेश्चंस कर लिए, खत्म, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री का भी बहुत ऐसा चैप्टर है जो कॉम्प्लीटली थ्योरेटिकल है, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री समझ लीजिए, फिर वो समझ लीजिए, सॉल्यूशन समझ लीजिए, सॉलिड स्टेट ले लीजिए। कुछ तो उसके में मैथमेटिक्स है, लेकिन मैक्सिमम वो थ्योरी बेस्ड ही है, मैक्सिमम वो थ्योरी बेस्ड है। और तो ये होना चाहिए, और इसका भी शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बहुतों को मतलब बहुत ही तंग करता है, क्योंकि उसमें कुछ समझने का बहुत कम है और रटने का बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा ही रटना पड़ेगा उसमें, आपको सिर्फ रटना ही है उसमें और याद रखना है। और सबसे बड़ा थिंग जो उसमें होता है कि याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, उसका बहुत इंफॉर्मेशन होता है जो हम भूल जाते हैं। और इसको याद रखने का मेथड है रिपीटेड स्टडी। आप बार बार पढ़ें उसको, आप अगर पॉसिबल हो तो शॉर्ट नोट्स भी कर लीजिए, बार बार उसको पढ़ें, बार बार उसको रिवाइज करें, नहीं तो वो याद नहीं होगा, भूल जाएंगे आप, फिर से रिवाइज करें। मैं जो बता रहा हूँ, मतलब रिविजन इज द की पॉइंट ऑफ आवर सक्सेस, रिविजन चाहिए। फिर आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें वो बहुत वास्ट है, ये सबको पता है, उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप अगर नीट के लिए, सिर्फ नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। एनसीईआरटी के बाहर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पढ़ना ही नहीं है। कोई भी रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया नहीं है मतलब वो आएगा नहीं, बस ये समझ लीजिए आप। अच्छा, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आप शॉर्ट नोट कर लीजिए, जो आपको बाद में काम देगा एग्जाम के टाइम, ठीक है। अच्छा, ये होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का पूरा पार्ट। केमिस्ट्री का भी आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए, जो जिससे आप रिवीजन कर सके, क्योंकि केमिस्ट्री भी बहुत वास्ट है और फिजिक्स भी वास्ट है। बार बार आप बुक से पढ़ नहीं पाएंगे, इसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए कि जैसे ताकि आप बार बार रिवाइज कर सके, ज़्यादा टाइम से रिवाइज कर सके। फिर आता है आपके पास बायोलॉजी। बायोलॉजी तो पता ही है सबको, मतलब वो तो चाहिए, और हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो बायोलॉजी तो चाहिए, और उसको मतलब बहुत ही अच्छे से होना चाहिए।
अभी ये तो बताने का कुछ है नहीं कि बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं और आता रहेगा हमेशा। और एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जिसमें लैंग्वेज तो सिंपल है नहीं, सबको पता है, लेकिन उतना टफ भी नहीं है। अगर आप बार बार पढ़े, 2 बार पढ़ लिए एनसीईआरटी को, तो आपको वो रट जाएगा, ऐसे ऐसे रट जाएगा आपका, मतलब कॉम्प्लीटली वो रट जाएगा। आप सिर्फ क्या करना होगा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना होगा, तो उसके बाद आपको रट जाएगा पूरा। सो मतलब बायो में और ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। बायो में एनसीईआरटी को आप पढ़िए बार बार, उसको आप याद करिए। उसमें शॉर्ट नोट्स का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स ही है दो, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसका आप रिवाइज कर सकते हैं। तो उसको आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, भूलना नहीं। इन्फॉर्मेशन सारा याद करना है, डायग्राम्स, इन्फॉर्मेशंस, सारा पॉइंट आउट, सब कुछ आपको याद करना है बायो में। अच्छा, तो ये हो गया तीनों का स्ट्रेटेजी और रिविजन मेथड। तो रिविजन मतलब बार बार पढ़ना, बस वही। अभी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रिवीजन ना करके ही वो लोग टेस्ट देने लगते हैं। रिवीजन नहीं करते, टेस्ट देते हैं, रिवीजन नहीं करते, टेस्ट देते हैं, उनका मार्क्स गिरता जाता है और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत लो हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो रिवीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद टेस्ट आता है। सो टेस्ट मतलब टेस्ट तो ज़रूरी है। अभी टेस्ट क्यों ज़रूरी है? टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपने पढ़ तो लिया, रिवीजन भी आपने कर लिया, लेकिन जो एग्जाम का जो टाइम है 3 घंटा और क्वेश्चन से 200, जिसमें से आपको 180 मार्क करना है, लेकिन क्वेश्चन 200 है, तो 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चन पढ़ के 180 क्वेश्चन आंसर करना वो बहुत ही टफ है। और वैसा माहौल में आप एग्जाम में बैठे हैं, जो आपके लाइफ का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है नीट, आप उसमें जाके बैठे हैं और इतना टाइम का शॉर्टेज है, तो आप समझ लीजिए कि कितना टफ है होगा वो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको बहुत पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि आप इतना टाइम में उतना क्वेश्चंस कर पाए। तो इसके लिए होता है टेस्ट। सो टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, लेकिन रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज़ ना करके टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। पार्ट टेस्ट देना होगा आपको, फुल टेस्ट देना होगा आपको, दोनों। पार्ट टेस्ट से क्या होगा, पार्ट टेस्ट से हर एक टॉपिक का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इम्प्रूव होगा। और फुल टेस्ट से क्या होगा, फुल टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम में आप एग्जाम को खत्म करते हैं, कितना आपको आता है। अगर सब कुछ मिला के एक साथ आए तो कितना टाइम में आप खत्म करते हैं, कितना आपको आता है, और हर एक को देख के आप कॉन्फ्यूज ना हो, आपको सब कुछ याद रहता है कि नहीं रहता है। उससे आपको अपने गलतियों को समझेंगे, फिर गलतियों को एनालाइज करेंगे, फिर उसको सीखेंगे। सो वैसा करना है, लेकिन रिविजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कभी। सो ये होगा आपका स्ट्रेटेजी हो गया, फिर आपका रिविजन हो गया, आपका टेस्ट हो गया। फिर आता है एग्जाम में हुए सिली मिस्टेक्स, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, सबके पास कॉमन है ये कि सबको ही होता है सिली मिस्टेक। ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास सिली मिस्टेक हुआ नहीं हो। कभी कभी कैलकुलेशन में होता है, बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेशन में होता है, मतलब मैक्सिमम कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक होता है। और कहा होता है कि हम इस ऑप्शन को में हमको लग रहा है, लेकिन हम दूसरे को मार्क कर दिए, इसको लग रहा है लेकिन हम मार्क किए दूसरे को गलती से, वो है सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक को दूर करने का मेथड क्या होता है? सिली मिस्टेक को दूर करने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है कंसंट्रेशन। आप कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो अपने एग्जाम को लेकर के, मतलब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप सिर्फ एग्जाम ही दे रहे हो, बाकी दुनिया आपके पास कुछ है ही नहीं। आपका दुनिया, आपका सब कुछ सिर्फ आपका पेपर है, नीट का पेपर है, उसको आप मार्क कर रहे हो, बस वही आपका दुनिया है। और उसमें ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से। फिर जब एग्जाम का डे आता है, एग्जाम का डे, सो बच्चों से और एक मिस्टेक ये होता है कि एग्जाम के डे के पहले कुछ दिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, ये हम भूल गए, पढ़े थे सब कुछ लेकिन सब कुछ भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा सबके साथ होता है, सिर्फ आप ऐसा नहीं हो सिंगल। जो कोई भी नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं सबके साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। बहुत कोई एग्जाम दे नहीं पाता, टेंशन की वजह से वो लोग मतलब एग्जाम में जाकर भी मतलब उसका कैपेबल नहीं रहता कि एग्जाम दे पाए, तो वो सबके साथ होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कभी। आप ये सोचिए कि मुझको नीट देना है और उसको क्वालिफाई करना है, एक अच्छे कॉलेज में मुझे जाना है। अगर मैं अभी डिप्रेस्ड हो गया, अभी टेंशन में आ गया, तो क्या होगा मेरा? मैंने जो भी प्रिपेयर अभी तक किया है, मुझे अभी तक जो भी याद है, वो भी हम एग्जाम में जाके कुछ दे नहीं पाएंगे ना, वो भी छूट जाएगा। तो क्या फ़ायदा उसका? कुछ फ़ायदा होगा क्या?
नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, लास्ट डेज में आप जो भी पढ़े, आपको जो भी मन है कि मतलब ये मैं कुछ याद नहीं, तो आप उसको फिर से देखिए ना, उसको देखिए, उसको याद कीजिए, फिर उसको रिवाइज कीजिए, हर एक टॉपिक का रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए क्या होना चाहिए, मतलब क्या हम कर सकते हैं उसको लेकर के, वो आप देखिए, बार बार देखिए, बार बार एग्जाम के पहले तक बार बार देखिए। लेकिन कभी भी लो फील नहीं करना है, डिप्रेस नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब हमको कुछ नहीं आता, हम सब भूल गए, ऐसा कभी नहीं सोचना है। ये सबके साथ होता है, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है वो। तो फिर एग्ज़ाम के दिन में क्या होता है, हम एग्ज़ाम में जाते हैं, फिर बाहर 2 घंटे खड़े रहना पड़ता है। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, मतलब ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मतलब क्या बताऊँ, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तो उसमें भी अपने आप को काबू में रखना है, ये सोचना है कि मैं अपना जीवन का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम में आप देने जा रहा हूँ, और उसमें मुझे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, लो फील नहीं करना है। और एग्जामिनेशन हॉल में अपना सबसे बेस्ट मुझे देना है, एग्जामिनेशन हॉल में अपना सबसे बेस्ट मुझे देना है। सही बात है। फिर आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में आपको वो करना है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप मुझसे पूछो, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके मेरा टाइम मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ी हो गई थी। मतलब ऐसा हुआ था कि बायो में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मतलब जो लगना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम मुझे बायो में लग गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि मतलब मेरा कुछ टेंशन में आ गया था मैं। तो मैंने क्या किया फटाफट कि छोड़ो, मुझे एक अच्छा कॉलेज लेना है, मुझे नीट में क्वालिफाई करना है, इतना लो फील करने से मुझे होगा नहीं कुछ। तो मुझे जो भी आता है, मैं जितना भी कर सकता हूँ मैं दे के आता हूँ बस। मैं जितना भी मुझे आता है मैं बस दे के आता हूँ। हो सकता है मुझे 6 से 50 ना आए, 6 से के काम आए, लेकिन मैं क्वालिफाई तो कर जाऊँगा, मैं क्वालिफाई तो हो जाऊँगा, किसी न किसी कॉलेज में चला तो जाऊँगा। तो इसके लिए मुझे अटेम्प्ट करते रहना है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब लो फील कर गया फिर मैं रुक गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, करते रहना है। मतलब मेरा एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था, हेफाजत हो गया था कि मतलब बहुत टेंशन हो रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं, करते गया। और लास्ट तक ऐसा हुआ कि लास्ट में मेरे पास 5 मिनट था और फिजिक्स का 10 क्वेश्चन था। तो मतलब बहुत जल्दी मैंने किया, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मेरा 10 में से 9 हो गया, करेक्ट हो गया। इसकी वजह से सिलेक्शन भी हो गया। चलो अच्छा ठीक है, वो छोड़ो। तो ये बात है कि मतलब एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा हो सकता है, इसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है, कि पहले से टेंशन नहीं लेना है। जो तो होगा देखा जाएगा। हमको सिर्फ अपना बेस्ट देना है, हमको सिर्फ पढ़ना है, जितना हमसे कैपेबल हो उतना तक हमको पढ़ना है बस, ठीक है। फिर अगर मैं नीट के एग्ज़ाम के बाद की बात करूं, तो उसके बाद आपको 1 महीना तो मिलता है आपको रिजल्ट के पहले तक। तब तो वो टाइम तो आपको काटेगा मस्ती में, बहुत ही ज़्यादा मस्ती में काटेगा। मतलब आप घूमो फिरो, आप मूवी देखो, वेब सीरीज़ देखो, लेकिन वो नीट के बाद है, नीट के पहले नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप आज ही बैठ गए, नीट के पहले आज ही बैठ गए मैं मूवी लेके, वेब सीरीज़ लेके, नहीं, ऐसा नहीं करना है, कभी ऐसा नहीं करना है। वो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है उससे। तो अभी आप सिर्फ पढ़ो, क्योंकि आप अभी नीट 2022 मतलब आ रहा है, और जो भी नीट 2022 का मतलब एस्पिरेंट है उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आगे क्या पढ़ेंगे, आप क्या रिवीजन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। और जो नेक्स्ट ईयर देंगे, दैट इज़ 2023 देंगे, वो अभी शायद 12 में होंगे, तो उनका भी इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अभी उनका 11 तो ख़त्म हो चुका होगा और 12 चल रहा होगा। तो मतलब 12 चल रहा होगा, मतलब क्या है, मतलब 12 को बहुत अच्छे से करना है, बस रुकना नहीं है, कभी भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। नीट हो जाएगा, नीट के बाद बहुत मस्ती होगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा, आप किसी कॉलेज में सिलेक्ट हो जाओगे, फिर कॉलेज में जाओगे, फिर आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, फिर आप कॉलेज में क्या होगा, मस्ती होगा, पढ़ाई होगा, बहुत कुछ होगा, वो तो कॉलेज के आने के बाद। लेकिन उसके लिए पहले कॉलेज में आना चाहिए, नीट को क्वालिफाई करना चाहिए, यार समझे। अच्छे से पढ़े, बहुत ही अच्छे से पढ़े। मेरा तरफ से इतना ही कहूँगा कि आप अपना जी जान लगा दे, बस जितना भी आपसे हो सकता है आप कोशिश करते रहे, आप सिर्फ कोशिश करते रहे और कुछ नहीं, सिर्फ कोशिश करें। होगा ही आपसे, क्यों नहीं होगा, सब किसी का होता है, आपका क्यों नहीं होगा। सो अल्टीमेटली आई विश ऑल ऑफ यू
who are seeing this video, best of luck for your future exam. एंड ये आशा करता हूँ कि आपसे मुलाकात होगी कभी ना कभी, कॉलेज में होगी या फिर कहीं और होगी, मुलाकात तो होगी भाई. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. सो बाय बाय यार, बाय बाय. सो थैंक यू सो मच शोरोदीप दास, आवर टॉपर, कि अपने बिजी टाइम में भी अब कुछ टाइम निकाला एस्पिरेंट्स के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली. एंड आज मैं इतनी ही रखती हूँ अपनी वीडियो, बहुत लंबी हो गया आई नो. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और मैं आगे भी ढेर सारे ऐसे वीडियोज़ लाती रहूँगी. सो मुझे सपोर्ट करते रहना गाइस. आज के लिए इतना ही रखती हूँ. बाय बाय.